गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष पांडे, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर आशीष पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सीरीज की, जिस सीरीज में मेरा पहला टॉपिक है हाइपरटेंशन। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब चलिए इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन इज अ डिजीज ऑफ वैस्कुलर रेगुलेशन इन व्हिच एलिवेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर एबव द नॉर्मल रेंज। यानी कि जो हाइपरटेंशन होता है, इसमें जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है वेसल्स में, तो उस वेसल्स की जो वॉल होती है, उस वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, और ये वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, और इसकी जो वॉल है, इस वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जो नॉर्मल रेंज होता है ब्लड प्रेशर का 120/80 mmHg होता है, और हाइपरटेंसिव स्टेज में ये 140/90 और एबव, इससे एबव होता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसकी टाइप के बारे में। अब सबसे पहला टाइप है इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट। यानी कि जो प्रेशर है, हार्ट ब्लड जो पंप करता है, उस दौरान जो वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है 120/120 mmHg होता है। अब चलिए बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। यानी कि जब ब्लड बीट के हार्ट जो है बीट के बाद में जो रेस्ट करता है, रेस्टिंग फेज में होता है, उस टाइम जो वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है 80 mmHg का, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हाइपरटेंशन को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दूसरा है प्री हाइपरटेंशन, तीसरा है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, और चौथा है स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, प्लस माइनस 10, यानी कि इससे 10 प्लस हो सकता है और 10 माइनस हो सकता है। दूसरा है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है? 120/80 to 139/89 mmHg होता है, प्री हाइपरटेंसिव इसमें कंसीडर किया जाता है। तीसरा होता है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन यानी कि 140/90 mmHg टू 159/99 mmHg को स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में कंसीडर किया जाता है। और चौथा है स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन 160/100 mmHg से एबव जो होता है, उसको स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन में कंसीडर किया। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में होता है, सबसे पहला होता है रीनल कॉज। रीनल कॉज होता है, रीनल कॉज में एक्यूट क्रोनिक नेफ्राइटिस आता है। दूसरा इसमें आता है किडनी फेलियर। अब दूसरे की बात करते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, एक्रोमेगेली आता है, और डायबिटीज आता है। तीसरा है न्यूरोजेनिक कॉज। न्यूरोजेनिक कॉज में क्या होता है? पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस आता है। उसके अंदर चौथा होता है मिसलेनियस काज। मिसलेनियस काज में क्या होता है? एल्कोहल यूज होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस आता है इसमें, उसके बाद में ओबेसिटी आता है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जितने भी इटोलॉजिकल इसके फैक्टर हैं उसकी वजह से चेंजिंग आर्टेरियल ब्लड, यानी कि जो हमारी आर्टरी या वेसल्स की वॉल है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, इंक्रीज हो जाता है। सिस्टोलिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिससे इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, और उससे ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब जिसकी वजह से क्या काज होता है? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन, जिससे ब्लड फ्लो हमारी ऑर्गन्स में डिक्रीज हो जाते हैं। ये मेनली हमारी किडनी को अफेक्ट करता है। जो हमारी किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जेक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं। जेक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल स्टिमुलेट होने की वजह से ये रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। रेनिन का सिक्रीशन होता है, जिससे
रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास एक्टिवेट होने, रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने से जो हमारा लीवर होता है वो सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन। हमारा लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रेशन करता है। अब क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में। सबसे पहले इसकी बात करते हैं साइन एंड सिम्टम में। इसके डिजीनेस हो सकता है, दूसरा फटीग देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लरिंग विजन हो सकता है, उसके अंदर प्रोटीनूरिया हो सकता है, देन हो सकता है हेमिच्यूरिया हो सकता है, ब्रीदलेसनेस हो सकता हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद में फिर मेजरिंग बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, देन उसके बाद में चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इससे हार्ट डिजीज हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है इसकी वजह से। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स इसके मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहला जो दिया जाता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में एटेनॉल आता है और बेडॉक्सिलॉल आता है, टाइमोलॉल आता है एंड प्रोपेनोलॉल आता है इसमें। अब देन बात करते हैं दूसरा है बायसोडायलेटर दिया जाता है। बायसोडायलेटर में आता है, बायसोडायलेटर का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है नाइट्रेट्स, मिनॉक्सीडिल एक्सेट्रा। और तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नेफिडिपिन और दूसरा है एम्लोडिपिन। तीसरा है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स जो है इसमें आता है थायाजाइड्स और दूसरा है फूसामाइड्स। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, असिस एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को असिस करते हैं। दूसरा है एसिस एजुकेशनल लेवल, पेशेंट के एजुकेशन लेवल को भी असिस किया जाता है। तीसरा मेंटेन द डाइट पैटर्न, पेशेंट के डाइट पैटर्न को भी मेंटेन किया जाता है। तो चौथा है चेक द वाइटल साइंस, पेशेंट के प्रॉपर वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।